देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन का। हम लोग कर रहे हैं सीरीज ऑफ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th। और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय f n इक्वल्स टू 2n प्लस 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन एफ एस। देन एफ मीन्स यहाँ पे फंक्शन है। फंक्शन सर्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि भाई जो सर्जेक्टिव होता है वो होता है ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव होता है ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। इंजेक्टिव का मतलब होता है जो केवल वन वन हो, और नन ऑफ दिस तो आपको पता ही है, इनमें से कोई नहीं। तो फंक्शन आपका एफ एन के टर्म्स में लिखा हुआ है। एफ एन के टर्म्स में फंक्शन है। एफ एक्स में लिखा होता है लेकिन यहाँ एफ एन में लिखा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम चेक करते हैं कि फंक्शन नेचुरल ये देखो डोमेन क्या है इसकी। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन क्या है, डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। और फंक्शन का जो कोडोमेन है वो भी क्या है, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब हम नेचुरल नंबर ही रखेंगे और आंसर में भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। कोई डेसिमल नंबर या इरेशनल नंबर टाइप नहीं चलेगा। ठीक है, देखो तो पहले हम देखते हैं कि वन वन है या नहीं है, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि इसी को वन वन बोलते हैं। इसी को वन वन बोलते हैं। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है, जो ऑन टू हो। बाइजेक्टिव का मतलब बोथ, है ना, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। देखते हैं इनमें से कौन सा आता है। तो फंक्शन हम लेते हैं एफ एन इक्वल्स टू, जो लिखा है क्या है, 2n प्लस 3। ठीक है, वन वन चेक करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम कुछ मान लेते हैं, दो नेचुरल नंबर मानते हैं। लेट n1 एंड n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। n1 n2 क्या है, कोई भी दो नेचुरल नंबर है। ठीक है, कहाँ से लिए हैं नेचुरल नंबर, ये डोमेन के सेट से। कहाँ से, किसके सेट से, डोमेन के सेट से ले रखे। सच दैट, ये लाइन लिखनी पड़ती है, सच दैट। हालांकि एमसीक्यू है लेकिन अगर बाई चांस ये एमसीक्यू में नहीं आता है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो कैसे लिखोगे, सच दैट एफ एन वन इक्वल्स टू एफ एन टू। इसका मतलब क्या है, दोनों की हमने इमेज क्या मान ली, सेम मान ली। अब देखते हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट है क्या ये भी सेम है या अलग अलग हैं। अगर अलग अलग होंगे तो भैया वन वन नहीं होगा, अगर एक हो गए तो वन वन होगा, है ना। अब देखो हमने प्रूफ क्या करना है, हम मतलब हमने अगर हमें ऐसा मिल जाए n1 बराबर n2 आ जाता है तो ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब वन वन होगा। n1 बराबर n2 नहीं आता तो इंजेक्टिव नहीं होगा। देखते हैं, ठीक है, सुनो। तो रखते हैं एफ एन वन। एफ एन की वैल्यू ये है, एफ एन वन क्या हो जाएगा, 2n1 प्लस 3 बराबर एफ एन टू। एफ एन टू यहाँ रख दो, n की जगह n2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 2n2 प्लस 3। क्लियर है, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया, 2n1 बराबर 2n2। 2 से 2 कैंसिल, n1 किसके बराबर आ गया, n2 के बराबर आ गया। इज इट क्लियर। तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया, क्योंकि n1 बराबर n2 आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन, मतलब यहाँ तक अभी तक तो ये पता लग गया कि ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है, मतलब इसका ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन सी आ गया है, ऑप्शन सी आ गया है। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, आपको सिखा देता हूँ स्टूडेंट्स में कि क्या ये मतलब ये जो सर्जेक्टिव है ये है कि नहीं है, है ना। देखते हैं या बाइजेक्टिव है कि नहीं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे ऑन टू करते हैं, इसका ऑन टू समझते हैं कैसा है ये ऑन टू। तो लेट एफ एन इक्वल्स टू हम ले लेते हैं वाई। वाई कहाँ से लेते हैं, वाई कौन है, वाई कहाँ से लिया हमने, कोडोमेन से। वाई कहाँ से लिया, सी ओ फिर डी मतलब कोडोमेन से। ठीक है ना। एफ एन, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे फंक्शन एफ एन के टर्म्स में दे रखा है तो इसलिए मैंने एफ एन लिखा है। तो एफ एन की जगह रख दो क्या, 2n प्लस 3 रख दिया इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन टर्म्स ऑफ y, यही होता है ना। ऑन टू के लिए हम ये चेक करते हैं, तो n की वैल्यू निकालते हैं, क्या है, y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब खुद ही बताना, ध्यान से देखना, ये n है और ये क्या है, ये तुम्हारा y है। ये n का मतलब x होता है, यहाँ n के टर्म्स में दे रखा है तो इसलिए मैंने n लिखा है। तो यहाँ पे यहाँ क्या है, ये सेट है नेचुरल नंबर का, ये सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर का। अब मैं एक नेचुरल नंबर रख रहा हूँ, लाइक मैंने एक नेचुरल नंबर
कोडोमेन से रखा, हाँ कोडोमेन से मतलब वाई में रखा 1, ध्यान समझना, मैंने एक नेचुरल नंबर 1 में रखा, वाई 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 इक्वल्स टू 1 रखा, नेचुरल नंबर रखा वाई में, तो n की वैल्यू क्या आ गई -2/2, तो n की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो अब खुद ही बताओ, जब मैंने y की वैल्यू n रखी तो क्या इसकी प्री इमेज यहाँ पे मेरे को -1 मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 होंगे इस टाइप से। -1 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इंटीजर है। तो 1 जब रखा तो इमेज क्या आ रही थी -1, मतलब यहाँ -1 होना चाहिए था, लेकिन ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है, तो -1 तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पता लग गया कि भैया कि जो मैंने लिखा था n इक्वल्स टू वाई -3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर से नहीं आ रही, मैंने एग्जांपल लेके आपको चेक करा दिया, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब होता है, जब इसकी प्री इमेज यहाँ मिल जाती, ऑन टू नहीं है, नॉट। तो केवल क्या रह गया, इंजेक्टिव फंक्शन है, ना कि सर्जेक्टिव। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, रिलेशन फंक्शन क्लास 12th मैथ्स की एमसीक्यूज एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 2 बोल रहा है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शन 1 1 है, फंक्शन मैनी 1 है, फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन टू, या फिर फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है, ठीक है। तो देखते हैं कि 1 1 है या नहीं है। तो इसको इजी, क्योंकि एमसीक्यू है तो बहुत इजीली कर लेते हैं इसको, ऐसा नहीं कभी भी आएगा तो 1 ही मार्क्स में आएगा। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन भी रियल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सेकंड सेट होता है वो भी रियल नंबर है। तो एक रियल नंबर क्या रख रहा हूँ मैं, एक मैंने रियल नंबर -1 लिया, एक 1 लिया। देखते हैं अगर इन दोनों की इमेज अलग अलग आएगी तो ये 1 1 होगा, अगर एक ही इमेज आती है तो 1 1 नहीं होगा। तो रखते हैं यहाँ फंक्शन में एक्स की जगह पे पहले -1 रख रहा हूँ मैं, -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 है ना, पावर इवन है तो आंसर भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। -1 की पावर कभी भी इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो आंसर आ गया 1। क्लियर। अब 1 रख लेते हैं, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है। अभी भी 1 जब हमने रखा तो आंसर 1 आया, -1 रखा तो आंसर -1 आया, ठीक है ना। -1 का आंसर भी 1 आया, 1 का आंसर भी 1 आया, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज आ गई, तो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। तो 1 1 तो नहीं है ये, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन होगा इसमें, देखो नॉट 1 1 है ना। ये भी हो सकता है, मैनी 1 भी हो सकता है, या फिर क्या कह रहा है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। देखो फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, और या फिर फंक्शन मैनी वन तो दिख गया है, लेकिन क्या पता ये भी हो, है ना। ये तो नहीं है, ये तो गलत ही हो गए। अब इन दोनों में से चॉइस है, देखते हैं क्या आता है। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू देखिएगा, सबसे पहले फंक्शन है हमारे पास, देखो फंक्शन है, आपको पता है ऑन टू के लिए लेट हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेते हैं। वाई कहाँ से, कोडोमेन से। वाई लिया हमने कहाँ से, कोडोमेन से, वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ओके। मतलब यहाँ से ले रहे हैं हम वाई। एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई हमने यहाँ से लिया है, यहाँ पे एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। मैंने एक रियल नंबर सेलेक्ट करा -1, कोई भी आप कोई भी कर सकते हो, नेगेटिव नंबर कोई भी सेलेक्ट कर लो, क्योंकि रियल नंबर है ना। वाई मैंने सेलेक्ट करा -1 इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 चल ही रहा है, ठीक है। एक्स की पावर 4 का लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, √(-1) विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। अरे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू नहीं निकल रही है, ये इमेजिनरी नंबर आ गया। मतलब क्या हुआ इसका, जब हमने -1 रखा, -1 रखा तो -1 की प्री इमेज क्या आ रही है, यहाँ -1 की प्री इमेज क्या आ रही है, इमेजिनरी नंबर आ रही है। तो यहाँ बताओ कोई इमेजिनरी नंबर होगा, है ना। -1 की जो प्री इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, इमेजिनरी नंबर आ रही है डोमेन से ना। तो बताओ ये सेट तो क्या है, डोमेन सेट है रियल नंबर का, तो यहाँ कोई इमेजिनरी नंबर हो ही नहीं सकता है। मतलब
ये -1 की तो प्री इमेज होगी नहीं यहाँ, क्योंकि -1 की प्री इमेज क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और यहाँ तो इमेजिनरी नंबर हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब नेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, मतलब ये -1 अनऑक्यूपाइड रहेगी, ऐसी कोई प्री इमेज यहाँ नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का अनऑक्यूपाइड रह जाए, कोई भी प्री इमेज ना मिले, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, नॉट ऑन टू भी नहीं है ये, ठीक है। तो फंक्शन, ये आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। लेट C be the set of complex number, then the mapping f from C to real number, मतलब complex number to real number given by f z equals to mod z for all z belongs to complex number is 1 1 only, 1 1 and onto both, onto only, neither 1 1 nor onto। तो आपने ये बताना है कि ये 4 ऑप्शनों में से कौन सा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन में वैलिड आंसर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा कैसे दिया गया है, एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड, ठीक है, वेर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आप खुद ही बताओ, फंक्शन का जो डोमेन है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और जो कोडोमेन है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर रख रहा हूँ यहाँ पे 1 + i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर रख रहा हूँ बिल्कुल अलग सा 1 - i। अब चेक करता हूँ इनकी अलग अलग इमेज आ रही है या एक ही इमेज आ रही है। अगर इन दोनों की अलग अलग इमेज आएगी तो इसका मतलब ये 1 1 होगा, अगर एक ही इमेज आती है तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। देखो चेक करना, रख रहे हैं फंक्शन में z की जगह पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i मॉड z की जगह 1 + i। अच्छा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस i के आगे का कोफिशिएंट जो होता है उसका भी स्क्वायर, कौन है, 1 है, i के आगे भी 1 है, तो क्या आया, √2। मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज क्या आई, √2। अब इसका चेक करते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हैं 1 - i, एफ जेड की जगह 1 - i रखा, मॉड 1, ठीक है, -i, इसमें भी क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब i के सामने कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, +1 और 1 2 हो जाएगा, और रूट तो चल ही रहे, √2 आ गया। तो इसका भी, इसकी जो इमेज आई वो भी क्या आई, √2 आ गई, शो कर दिया। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है, ये तो आ गया। अब देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। ओके, ये भी जल्दी से कर लेते हैं। देखो एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड, आप खुद ही बताना स्टूडेंट्स, इस फंक्शन में कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर रखो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं, आएगा ना, आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो ठीक है, आप खुद ही बताना, ये कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होंगे, रियल नंबर में तो सब नेगेटिव रियल नंबर भी आए, -1 -2 -3 जो भी है ना, इनकी प्री इमेज तो यहाँ मिलेगी नहीं, खुद ही बताओ, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, इनकी प्री इमेज यहाँ नहीं मिलेगी। क्यों, जो फंक्शन है वो हमेशा क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो -1 तो कभी रिजल्ट, -2 तो कभी रिजल्ट देगा ही नहीं है, -1 भी रिजल्ट नहीं देगा, मतलब नेगेटिव नंबर कोई भी इसके आंसर में मिलेगा ही नहीं, है ना। कोडोमेन में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट मिल ही नहीं सकता है, तो मतलब इन एलिमेंट्स की यहाँ कोई प्री इमेज मिलेगी नहीं, तो ये तो खाली छूट गए ना। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट अगर विदाउट कनेक्टेड मिल गया, हमें कोई कनेक्शन नहीं है उसका, कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू, बिकॉज रीज़न क्या है कि मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर, और यहाँ तो नेगेटिव भी रहते हैं, तो इनकी तो प्री इमेज मिलेगी नहीं यहाँ, तो ऑन टू भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ इज 1 1 ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू बोथ, नाइदर 1 1 नॉर
ऑन टू। तो फंक्शन है हमारे पास क्या, कॉस एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है। ओके, अब थोड़ा सा आपको कॉस एक्स फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कॉस एक्स जो फंक्शन है हमारे पास, कॉस एक्स जो फंक्शन है, इसमें हम क्या इनपुट कर सकते हैं, एक्स की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। एक्स की जगह हम सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी इसका आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा। क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब कुछ भी इनपुट करोगे या तो आंसर -1 आएगा या 1 आएगा, या फिर इनके बीच में जो भी इनफाइनाइट डेसिमल नंबर होते हैं, जो भी रियल नंबर हो सकते हैं, वो आ सकते हैं आउटपुट में। इससे बाहर इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। और आउटपुट का को ही क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो मतलब ये पता लग गया कॉस एक्स की जो रेंज है वो -1, 1 के बीच में। और डोमेन क्या है, इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर, ये इसका डोमेन हो गया। चलो अब देखते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका। 1 1 देखेंगे सब लोग ध्यान से। तो इस फंक्शन में मैं 2 रियल नंबर ले रहा हूँ। देखो, मैं डोमेन एक ऐसे सेट बना रहा हूँ, ये है हमारा कोडोमेन, ये आपको पता है। डोमेन में 2 रियल नंबर रख रहा हूँ मैं, एक π/2 जो कि रियल नंबर है, और एक रख रहा हूँ -π/2 जो कि क्या है, रियल नंबर है। 2 अलग अलग हमने रियल नंबर रखे, कहाँ से, डोमेन से उठाए, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी रेंज क्या आती है ना, इनका रेंज क्या आता है, एक ही एलिमेंट आता है या फिर अलग अलग आते हैं, वो देखते हैं। तो फंक्शन में एक्स की जगह π/2 रखा, तो कॉस एक्स की जगह π/2, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब मैंने π/2 रखा तो आउटपुट क्या मिला, 0। और जाहिर सी बात है यार, देखो 0 इसके बीच में आता है ना, आउटपुट हमेशा इसके बीच में मिलेगा, जो कि 0 भी आता है, तो 0 मिला। अब देखते हैं इसी फंक्शन में मैं एक नया एलिमेंट रख रहा हूँ, कौन, -π/2, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, कॉस एक्स की जगह -π/2। अब ये आपको पता है कॉस -θ क्या होता है, कॉस -θ क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस -π/2 क्या होगा, कॉस π/2 ही हो जाएगा, ठीक है। और कॉस π/2 क्या होता है, 0। मतलब -π/2 की भी इमेज क्या मिली हमें, 0 मिली, ठीक है। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। तो क्या ये 1 1 की प्रॉपर्टी है, क्या 1 1 ऐसा कहता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए, नहीं, ये 1 1 नहीं है। ये क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है ना। 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए क्या होता, π/2 रखते कुछ और इमेज मिलती, -π/2 रखते कुछ और इमेज मिलती। फिलहाल ऐसा नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसका ऑन टू। अब ऑन टू में ध्यान से देखना, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में कंडीशन क्या होती है। ऑन टू के लिए अगर कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल दिखा दें हम तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अगर ये इक्वल नहीं आता है तो ऑन टू नहीं होगा। अब खुद ही बताना कोडोमेन क्या है। कोडोमेन ध्यान से देखो, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है सारे रियल नंबर, मतलब नेगेटिव भी नंबर होंगे, है ना, -3 -10, और पॉजिटिव नंबर भी होंगे, 100 200 जो भी है, ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर हैं। लेकिन अब खुद ही बताओ, अब ये बताना रेंज क्या होती है। रेंज होती है आउटपुट वैल्यूज, फंक्शन जो आउटपुट वैल्यू देता है। आउटपुट वैल्यू तो मैंने पहले ही समझा रखा है, फंक्शन जो ये कॉस एक्स फंक्शन है, ये आउटपुट वैल्यू क्या देगा, हमेशा -1 और 1 के बीच में ही देगा, यही तो देगा। तो इसके अलावा यार -2 -3 -11 ऐसे ही 2 3 4 5 100 ये तो देगा ही नहीं है। तो ये इसके अंदर तो सारे हैं, ये है ना, ये वाले भी एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन खाली केवल कौन कौन कनेक्टेड होंगे, -1 से 1 के बीच वाले ही कनेक्टेड होंगे। बाकी ये तो इसके अंदर है, लेकिन इनकी प्री इमेज तो यहाँ मिलेगी नहीं। ये जो एलिमेंट है -1 और 1 के अलावा लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये सारे एलिमेंट, ढेर सारे एलिमेंट, ये तो इनकी इमेज यहाँ मिलेगी नहीं। तो ये खाली रहेगा ना, ये सारे एलिमेंट, ये तो कनेक्ट हो ही नहीं पाए। तो ऑन टू की डेफिनेशन ये कहती है, अगर कोडोमेन के कुछ एलिमेंट या एक भी एलिमेंट अगर अनऑक्यूपाइड रह गया, कनेक्ट नहीं हो पाया डोमेन के एलिमेंट से, तो वो क्या होता है, ऑन टू नहीं होता है। तो इसका मतलब है रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, क्योंकि रेंज क्या है, रेंज है -1 से 1 के बीच में, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है ना। ये तो बहुत ढेर सारे हैं, ये बस ये इतने ही है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। होप कि आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है रिलेशन फंक्शन का। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए आर बी। इसका मतलब समझेंगे सब लोग। ए आर बी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन बी के साथ है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी। ए का रिलेशन बी के साथ, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक ही बात है। इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन है कि ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इनका जब आप क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा 1 या 1 से छोटा आना चाहिए। देन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली और इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव, देखो आर एस टी, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है ना, आर एस टी, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, ऐसे करके याद करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, जो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे ए बी है, बी की जगह भी हम ए लिख लेते हैं, है ना, मतलब डबलेट। डबलेट रिलेशन में अगर हो तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक क्या होता है, रिलेशन है अगर ए बी, इसका अपोजिट ए कॉमा बी का अपोजिट क्या होता है, बी कॉमा ए। ए की जगह बी, बी की जगह ए, अगर ये भी रिलेशन में है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी ऑलरेडी रिलेशन में, इसका अपोजिट भी अगर आपको रिलेशन के अंदर दिख रहा है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी सी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ए बी भी रिलेशन में होना चाहिए, बी और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। फिर हम चेक करते हैं, हम चेक क्या करते हैं कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट मीन्स ए, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट मीन्स सी। मतलब ए कॉमा सी भी अगर रिलेशन में है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा बताया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, फिर मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि ये रिलेशन, देखो अब आ जाते हैं रिलेशन में। रिलेशन है हमारे पास, देखो मेन रिलेशन है हमारे पास मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, आर, पहले आर चेक करते हैं। अब ये बताना, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जहाँ पे बी होता है वहाँ पे भी आपको ए पुट करना होता है। ए तो था ही था, और जहाँ पे बी है वहाँ पे भी ए पुट करना है। ठीक है, अब ये ए माइनस से क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो खुद ही बताओ, मॉड 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। 0 की वैल्यू 1 से छोटी तो होती है ना, इक्वल नहीं होती, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन तो है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ये रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये जो रिलेशन है क्या, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्योंकि हमेशा हमें जो भी रिजल्ट हम फिट करेंगे इस रिलेशन में वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, क्योंकि आंसर 0 आया है जो कि 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और आप रैंडमली भी कोई कोई नंबर फिट कर लो इसमें। आप जैसे एक रैंडमली आपने नंबर ले लिया 2, ए को 2 मान लिया, अब बी को भी तो 2 मानना पड़ेगा, बी को भी 2 माना। ठीक है, अब खुद ये बताओ, 2 माइनस 2 0, मॉड ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 0 की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है, आर है। अब चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक है नहीं। सिमेट्रिक मतलब ए बी का उल्टा बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन फिर से देखो, रिलेशन ये था मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अपने मन से स्टूडेंट्स, अपने मन से कोई भी नंबर मान लो। मैंने एक नंबर माना 5, तो मेरे को दूसरा नंबर क्या मानना पड़ेगा, 4 मानना पड़ेगा। मतलब ए को मैंने 5 लिया, बी को मेरे को 4 मानना पड़ेगा। पूछोगे क्यों, क्योंकि ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन रिलेशन में होनी चाहिए, तभी इसका उल्टा चेक करोगे आप। तो खुद ही बताओ, 5 और 4 लिखा मैंने, ए को 5 लिखा, बी को 4 लिखा, आंसर क्या आया, 1 आया ना, 1 आया, मॉड 1 आया ना। तो मॉड 1 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लेस देन तो 1 नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना, 1 और 1 इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। मतलब 5 और 4 मैंने जो लिए ये ट्रू है। अब ये 5 और 4 का उल्टा चेक करो आप। 5 की जगह 4 लिख दो, माइनस तो अपनी जगह है, और 4 की जगह क्या लिख दो, 5 लिख दो। मतलब नंबर्स को अपोजिट कर दिया। अब देखते हैं अभी भी क्या ये इनइक्वलिटी भी लेस देन 1 आ रही है। देखो क्या आएगा आंसर, -1 लेस देन 1। तो मॉड -1 क्या होता है, 1 होता है। ट्रू आ रही नहीं आ रही है,
ये तो ऑलरेडी रिलेशन में था, इसका अपोजिट रख के भी चेक करा आपने तो भी क्या आ रहा है, रिलेशन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ क्या है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक भी है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी रिलेशन में होना चाहिए और बी सी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके हम पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं कि रिलेशन में है या नहीं है। अगर होता है तो ट्रांजिटिव है और अगर नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहले रैंडमली कोई भी नंबर देखो, रिलेशन मैंने मेरे पास है ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो मैंने कहा यार ए को मैं 1 मान लेता हूँ, बी को मेरे को 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लेस देन 1 आएगा। ठीक है, देख लो आप, क्लियर है, सही है ना। ए को मैंने 1 माना और बी को मैंने माना 2, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से छोटा आ रहा है। ओके, एक और मानता हूँ मैं। अब देखिए जैसे ए बी रिलेशन में है, फिर दूसरा जो नंबर है वो बी से ही शुरू होना चाहिए। जहाँ पहला ऑर्डर पेयर खत्म है दूसरा नंबर वहीं से शुरू होना चाहिए, तीसरा कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को दूसरा नंबर क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। 2 है तो 2 माना मैंने, माइनस सी, कुछ भी ले लो, मैंने 100 ले लिया यार, है ना, मैंने 100 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं सी तो। अच्छा सॉरी, इसमें कुछ भी क्यों लेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने क्या लेना है, हमने 3 ले लिया। 100 क्यों लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी तो होनी चाहिए होल्ड, तो 100 लेंगे तो होल्ड ही नहीं हो पाएगी। तो मैंने 3 ले लिया, 2 माइनस 3 ले लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा ना, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब चेक करते हैं हम क्या पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट भी अगर इनइक्वालिटी में रखा जाए तभी भी इनइक्वालिटी ट्रू है या नहीं है। देखते हैं, ए की जगह हम पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 ही रखते हैं, माइनस बी की जगह हम 3 रख लेते हैं। ये आया, तो बताओ क्या आया, -2। तो मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2। क्या ये किसी तरीके से ट्रू है, 2 कभी भी छोटा होता है 1 से, नहीं होता ना, बड़ा होता है ना, और ना ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेशन में हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 से, बी कॉमा सी भी रिलेशन में हमने रखा इक्वेशन नंबर 2 से, लेकिन पहले ए कॉमा सी मतलब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, मतलब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 था, दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या था, 3 था। उनको भी जब इस इनइक्वालिटी में रखा हमने, जो गिवन हमारे पास रिलेशन है, लेकिन वो हमारे पास जो इनइक्वालिटी आई वो फॉल्स आई, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो कहीं कुछ है ऐसा, बिल्कुल ये है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, केवल ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया। और बता देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो तीनों तो है नहीं क्योंकि ट्रांजिटिव फेल हो गया इसमें, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रहा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स दैट दोज आर 1, 2, 3 s 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 5। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो नोट करोगे आप। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज गिवन बाय 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2 पावर में, ठीक है ना, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, वेयर जो n क्या होता है, नंबर ऑफ, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो n होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स आर देयर। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1/2, क्या आया, 2 की पावर 3, 3 प्लस 1 4, 4/2, ठीक है, क्या आया 6, 2 की पावर 6। इतने टाइप के सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हैं, तो 2 की पावर 6 है आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट सेट ए इक्वल्स टू हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। लेट द सिंबल, ये जो सिंबल दे रखा है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी टाइप है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल में नहीं है। ये जो सिंबल है बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए।
डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंस with ordered pair C comma D if and only if AD equals to BC, then number of ordered pair of the equivalence class 3 comma 2 is 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमने कुछ कुल मिला के हमने 3 comma 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। 3 comma 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंस क्लास होती है क्या? इक्विवेलेंस क्लास होती है एक्चुअली, इक्विवेलेंस क्लास का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आएगा? सम ऑर्डर्ड पेयर। आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ठीक है। उन ऑर्डर्ड पेयर को आप क्या करोगे? उन दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। उन ऑर्डर्ड पेयर को आपने सेट के अंदर लिख देना है ना। 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास हो गई 3। 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी? 4, ऐसे करके, ठीक है। तो 3 कॉमा 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है हमने। तो देखो मेन हमारा रिलेशन क्या है? मेन हमारा रिलेशन ये है, देखो, ठीक है। तो मेन रिलेशन ये है। तो जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन में जो भी पहला ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा वो ये नंबर होते हैं जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होती है। तो इसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर कौन मिल रहा है? रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रखा है आपको, मिल रहा है ए कॉमा बी। दूसरा तो कौन है? सी कॉमा डी है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ए क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, और जो बी है सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया? ए की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब ये कंडीशन भी दे रखी है हमें, ये कंडीशन को देखिए। ये कंडीशन दे रखी है क्या? ए डी बराबर क्या है? बी सी है। अब ए तो हमें पता चल गया, ए की वैल्यू क्या है? 3 और बी की वैल्यू क्या है? 2 है। इस इक्वेशन जो हमें गिवन रिजल्ट है, ए की जगह हम 3 रख देते हैं, डी एज इट इज इक्वल्स टू बी की जगह हम 2 रख देते हैं, सी एज इट इज। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये इक्वल है। तो अब ये बताना, 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि हमें ये गिवन सेट से सी और डी की, ये जो सी और डी है इनकी जो वैल्यूज़ है कहाँ से लेंगे हम? गिवन सेट में से कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, और लेनी ऐसे है ताकि वो हमेशा इक्वल रहे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, आप सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला केस 3, तो ऐसे ही था कॉन्स्टेंट। डी को अगर मैं क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला 2 तो ऐसे ही है। अब सी को मैं ऐसा क्या नंबर रखूँगा इसी में से जिससे कि इक्वल आ जाए? तो सिंपल सी बात है, सी को क्या रखूँगा मैं? 3 रखूँगा, तभी तो इक्वल आएगा। 3 2 6, 3 2 6। तो इसका मतलब है पहला ऑर्डर पेयर मेरे को मिल गया। देखो डी को क्या रखा मैंने? 2 रखा। सी को क्या रखा? 3 रखा, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर का सिंबल क्या है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखना है? सी कॉमा डी फॉर्म में। तो सी की वैल्यू हो गई, ये तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 3 कॉमा डी की वैल्यू क्या हो गई? 2। पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ठीक है। अब दूसरा रख रहे हैं, अगेन 3 कांस्टेंट है इक्वल्स टू 2 भी कांस्टेंट है, डी की वैल्यू। अब मैं 3 रख रहा हूँ, डी की जगह 3 रखा, तो आंसर आया 9। तो इनटू, अब सी को क्या रखूँगा कि 9 आ जाए? सी को क्या रखूँगा? 9 आ जाए। तो सी को कुछ रख ही नहीं सकता हूँ कि 9 आ जाए, ठीक है। सी को रख ही नहीं सकता हूँ, देखो 9 तो इक्वल आ ही नहीं पाएगा ना इसके, तो ये हट गया। फिर 3 इंटू डी, डी को मैं रख रहा हूँ 4, रख दिया, 2 एज इट इज़। अब सी को ऐसा क्या नंबर रखूँ इसमें से जिससे कि क्या आ जाए? 4 3 जा 12 आ जाए। तो आंसर है, क्या रखूँगा मैं? बताओ, 6, है ना। 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12। तो सी की जगह ऑर्डर पेयर तो ये था, सी की जगह क्या रखा मैंने? 6, और डी की जगह क्या रखा? 4। क्लियर? ऐसे ही अब 5 रखूँगा। फिर से देखो यहाँ पे 3 इंटू डी को मैंने 5 रखा, 2 इंटू सी को ऐसा क्या रखूँ जिससे कि 15 आ जाए? सी को ऐसा क्या रखूँ? 15 आ जाए। 2 से तो ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, आपकी 15 आ जाए तो ये हो नहीं सकता है। अगला 3 इंटू डी को मैंने 6 रखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी को मैं क्या रखूँ जिससे कि 18 आ जाए? बताओ, 80 तो रखूँगा, ठीक है। तो आ गया ना 18 और सॉरी 16 और 16 आ गया, 18। और यहाँ पे भी तो 18 आ नहीं रहा है, नहीं तो 16 होता है। कुछ भी नहीं हो पा रहा भाई, अब कुछ नहीं हो पा रहा है।
देखो फिर से अगेन वंस अगेन 3, डी को मजबूरी है मेरे 6 रखना बिल्कुल, और 2। ऐसा कोई नंबर देखो जिससे कि 18 आ जाए, है ना। 9 से आ जाता, लेकिन क्या 9 यहाँ है? नहीं है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। इसका मतलब क्या है? केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर इस इक्विवेलेंस क्लास के कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं? 2। तो आंसर है कहीं 2, बिल्कुल है, देखो क्लियर है। तो ऐसे करके हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाली, ठीक है, 3,2 की। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट, द नंबर ऑफ इंजेक्टिव रिलेशन, द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन होगा बेटा, रिलेशन नहीं होगा, है ना। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 फंक्शन। द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 144, 12, 24 और 64, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन, क्या होता है फॉर्मूला? जो सेट बी होता है, हमेशा जो सेट बी होता है उसको पहले लिखेंगे हम। सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। पी मतलब यहाँ पे परम्यूटेशन है, बेस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, ये फॉर्मूला। ओके, तो सेट बी मतलब दूसरा सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4। पी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक कंडीशन और बताता हूँ आपको, हमेशा 1 1 फंक्शन तभी वैलिड होगा जब सेट बी में सेट ए से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। देखो यहाँ पे है ना, सेट बी ज़्यादा है किससे? सेट ए से, या इक्वल हो जाए तो भी होगा 1 1, लेकिन कभी भी सेट बी में सेट ए से नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कम नहीं होने चाहिए, सेट बी में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जो कि है भी। तो करते हैं स्टार्ट। ये चीज़ याद रखो, ये कंडीशन होती है 1 1 के लिए। 1 1 के लिए जो कंडीशन है, मस्ट कंडीशन जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तभी 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो एन पी आर का परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 12 और 24। 24 क्या है? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन है। 24 का ही आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th है, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट, इक्वेशन जो दे रखी है रिलेशन की वो है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट मतलब है यहाँ पे नन ऑफ दीज, शॉर्ट में लिख रखा मैंने, ठीक है। तो रिलेशन जो है, रिलेशन क्या है वो देख लो। रिलेशन है मेन x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 10 प्लस वाई, क्लियर। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया? 2x माइनस 10, ठीक है। ये y की वैल्यू निकल गई, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब भाई रिलेशन कहाँ डिफाइंड है? नेचुरल नंबर पे, मतलब x और y क्या हो सकते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने x को 1 रखा, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ध्यान से समझना, ध्यान से। y की वैल्यू -8 आई, और देखो x और y तो नेचुरल नंबर है, लेकिन y की वैल्यू -8 आ रही, नेचुरल नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, मैंने x की वैल्यू 1 फिट नहीं करनी है, क्लियर है। 1 नहीं हो सकता है, दिखा दिया आपको, क्योंकि y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, नहीं आ रहा है। अब मैं 2 रखता हूँ, अगर 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, तो भी क्या होगा? ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 रख दो, नहीं आएगा,
ठीक है। 4 रख दो, नहीं आएगा। 5 रख दो, नहीं आएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। 6 रख दो। अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करें, एक्स की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ। अगर देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू 6 रखी, -10। अब आ रहा है, देखो कितना आ गया, कितना 12 -10। वाई की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। तो वाई की वैल्यू आ गई 2। तो ऑर्डर के पेयर क्या होता है हमारा, एक्स कॉमा वाई है ना। तो पहला ऑर्डर पेयर मिल गया मेरे को 6,2। समझ में आया। अब ऐसी एक्स की वैल्यू, आप देखो पहले 6 रखी थी, अब 7 रखो। एक्स की वैल्यू 7 रख रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट कर रहे, देखो एक्स की वैल्यू 7, 7 टू 14। एक्स की वैल्यू जब मैंने 7 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आई, 14 -10 मतलब 4 आ गई। तो 7 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आ गई। ध्यान से देखना। अब मैं 8 रख रहा हूँ, 8 टू 16, 16 में 10 को माइनस कर दो। जब मैंने 8 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6। 16 से 10 को माइनस करोगे आएगा 6। तो इसी तरीके से मैं, देखो ध्यान से समझना, इसी तरीके से अगर मैं रखता चला जाऊँ, इसी तरीके से अगर मैं रखता चला जाऊँ तो ऐसे ही हर बार आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन बनने में लगा है। तो बताओ रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, डबलेट्स होने चाहिए। तो क्या कभी भी डबलेट आएगा, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, नहीं आ रहा है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अपोजिट। 6,2 है तो क्या 2,6 मिला, नहीं मिला। 7,4 है, क्या 4,7 मिला, नहीं मिला। समझ में आया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करो। 6,2 है, 2, समथिंग नहीं है। ठीक है ना। तो और भी देख लेते हैं, और बना के भी देख लेते हैं। इसके अलावा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा मे बी। अब थोड़ा सा वाई की वैल्यू 8 तो रखी मैं, एक्स की वैल्यू 8 तो रखी मैंने, एक्स की वैल्यू 9 रखो, 9 रखते हैं। 9 टू 18, एक्स की वैल्यू मैंने 9 रखी। हाँ 18 में से 10 को माइनस करोगे तो 8 आया। ठीक है। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो 9,8 है, 8,6 है। ध्यान से देखना, एक ही चेक कर दो, अगर एक ही गलत हो जाएगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। 9,8 है, 8,6 है। क्या पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है। 9,6 दिखा आपको, नहीं मिला। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चेक करा दिया स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ये रिलेशन नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ रियल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई रियल नंबर है, डिफाइंड फ्रॉम एक्स आर वाई, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में। इफ एंड ओनली इफ रिलेशन दे रखा है आपको, आर इक्वल्स टू, रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये रिलेशन है कि एक्स माइनस वाई प्लस √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और आपसे कह रहा है कि रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा। तो रिलेशन है हमारे पास, बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई प्लस √2। क्या कंडीशन क्या तरीके है, इरेशनल नंबर है ये। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है तो वाई की जगह भी अगर हम एक्स रख देते हैं तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, और भैया एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है ही है, देखो, और ये रिलेशन में है, और रिलेशन कैसा है, ये इरेशनल नंबर बता रहा है। अब हम वाई की जगह भी एक्स रखें और जो रिलेशन अभी भी इरेशनल आ जाए तो भैया क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिलेशन में एक्स तो ऐसे ही रखा, माइनस वाई की जगह भी मैंने एक्स रख दिया, प्लस √2, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। रिलेशन में क्या बचा, केवल √2 बचा, जो कि क्या है, अभी भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब एक्स कॉमा एक्स क्या हो गया, रिलेशन में है। क्योंकि एक्स रखने के बाद भी रिलेशन इरेशनल ही रहा, रिलेशन इरेशनल है ना, कि सेम वैल्यू रखने के बाद भी, सेम अल्फ़ाबेट रखने के बाद भी रिलेशन इरेशनल ही बन रहा है, आप चेक कर लो। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है। अब देखते हैं क्या बता, हो सकता है इक्विवेलेंस हो, है ना। इक्विवेलेंस क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अभी हम डायरेक्ट इसमें टिक नहीं कर सकते हैं। अब आ जाता है सिमेट्रिक के लिए। फिर से देखो सिमेट्रिक इसका अच्छा है, कैसे समझेंगे। ये रिलेशन क्या है,
इरेशनल है। ओके, सिमेट्रिक में एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल से समझने का। मैंने एक्स को √2 माना, ठीक है, और वाई को मैंने माना 1, ठीक है। एक्स को √2 माना, वाई को 1 माना। देखो, तो एक्स की जगह √2 रखो, माइनस वाई की जगह 1 रखो, प्लस √2 तो चल ही रहा है। √2 में √2 को प्लस करो तो क्या आएगा, 2√2 और माइनस 1, इतना ही तो आएगा, इससे सॉल्व हो नहीं सकता है। तो अभी भी बताओ ये इरेशनल है, इरेशनल है, जो कि कंडीशन को वैलिड कर रहा है। अब अगर इसी का उल्टा कर दूं, मतलब x की जगह मैं 1 लिख दूं और y की जगह मैं √2 लिख दूं, अभी भी अगर ये इरेशनल आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। अपोजिट करने पे भी अगर इरेशनल, अगर ये अपोजिट करने पे भी अगर ये इरेशनल आ जाए तो क्या सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं नाउ रिलेशन में x की जगह अब मैं को उल्टा रखना पड़ेगा ना, x की जगह मेरे को रखना पड़ेगा y जो कि 1 है, माइनस y की जगह रखना पड़ेगा x जो कि क्या है, √2 है, प्लस √2। क्लियर? अरे माइनस √2 से प्लस √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा। ये तो रेशनल नंबर नहीं है, ये तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर को इंटीजर बोलते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट करने पे रिलेशन, जो रिलेशन था हमारा इरेशनल नंबर, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जा रही है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, हालांकि ये आंसर होगा इसका। लेकिन फिर भी मैं आपको स्टूडेंट चेक कराना चाहता हूँ कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे समझो। ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई रिलेशन में होता है, उसके बाद एक जेड भी आ जाता है एलिमेंट, वाई कॉमा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें कंडीशन है ना। फिर हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, ये मेन होता है चेक करना, पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, मतलब एक्स कॉमा जेड भी अगर रिलेशन में आता है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं, एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है का मतलब क्या है, यही रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। वाई कॉमा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब होता है तभी तो हम चेक करते हैं। तो इसका वाई कॉमा जेड मतलब यहाँ वाई आएगा, माइनस दूसरी जो टर्म है उसमें क्या आएगा, जेड आएगा, प्लस √2 जो कि क्या है, इरेशनल है, हम ये मानते हैं ट्रांजिटिव में। अब किसी तरीके से हम एक्स कॉमा जेड भी अगर रिलेशन में आ जाता है किसी तरीके से, मतलब यहाँ एक्स आ जाए, सुनना, यहाँ एक्स आ जाए और यहाँ जेड आ जाए और प्लस √2 ऐसी रहे, ठीक है, तो ये इरेशनल हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। मैं कर रहा हूँ इन दोनों को ऐड, क्योंकि मुझे एक्स और जेड चाहिए, मेरे को वाई को हटाना है ना। देखो मैं बता देता हूँ आपको, मुझे ऐसा लेके आना है, एक्स माइनस जेड प्लस √2, ऐसा अगर आ जाएगा ये दो वेरिएबल और √2, तो ये इरेशनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो वाई को हटाना है, तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडिंग कर रहा हूँ। तो देखो एडिंग में प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो एक्स माइनस जेड तो आ गया, √2 में √2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ गया, ये क्या आ गया, 2√2, जो कि इस डेफिनेशन को ओबे नहीं कर रहा है। मेरे को ऐसा चाहिए था, जब मेरे ऐसा आता तब मैं बोलता कि एक्स कॉमा जेड क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास क्या है, एक्स माइनस जेड तो आया, लेकिन √2 के बदले 2√2 आ गया। तो ये डेफिनेशन जो है, मतलब जब ऐसा आ रहा है तभी तो रेशनल नंबर है, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करो तब ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। जब ये ऐसा आ रहा है तभी ये इरेशनल है ना, इसमें अगर कुछ भी चेंज कर दो, यहाँ पे 2 रख दो, 3 रख दो, या कुछ भी कर दो, थोड़ी सी भी डेफिनेशन चेंज कर दो, ये इरेशनल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे यही तो हो गया, एक्स माइनस जेड तो आया, लेकिन √2 के बदले 2√2 आ गया, तो ये इरेशनल क्या नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। तो केवल क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी 10 MCQ क्वेश्चनों की सीरीज हो गई ख़त्म। अब लेके आऊँगा मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के MCQ 10 MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच।